इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। तो चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी न्यायिक अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, 42वें अधिवेशन के अवसर पर प्रदेश की इस राजधानी में आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति हम सबको न केवल आनंदित करती है बल्कि एक नए उत्साह के साथ एक नई प्रेरणा की ओर उन्मुख करती है। इस अवसर पर मैं प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए यह अवसर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के इससे पूर्व सन 2018 के अधिवेशन में भी मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस अवसर पर मुझे यह देख करके प्रसन्नता की अनुभूति हुई थी कि यह केवल एक संघ का अधिवेशन मात्र नहीं बल्कि उन बेस्ट प्रैक्टिसेस पर भी जोर देने का प्रयास होता है जो किसी भी संस्था के भविष्य को तय करने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करती है। यह अधिवेशन ऐसे समय में आयोजित हो रहा है जब भारत के संविधान के लागू होने के अमृत महोत्सव वर्ष में हम सब ने प्रवेश किया और वर्ष भर में भारत के संविधान के प्रति अपनी वचनबद्धता को लेकर के देश भर में अनेक आयोजन हो रहे हैं। भारत के संविधान के जो मूल थीम है वो इसी पर आधारित है कि न्याय, समता और बंधुता, उसका प्रतीक यह अधिवेशन न्यायिक अधिकारियों के, उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के एक महाकुंभ का दर्शन करता है और यह हम सबको इस वर्ष आयोजित प्रयागराज महाकुंभ का भी दिग्दर्शन करवाता है, क्योंकि उसी प्रयागराज में हमारी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ भी स्थित है। 102 वर्षों के अपने इस इतिहास में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं और मुझे विश्वास है कि आज जब यहां पर प्रदेश भर से आए हुए हमारे न्यायिक सेवा से जुड़े हुए अधिकारीगण यहां पर उपस्थित हैं, तो वे सभी न्यायिक अधिकारी न केवल यहां पर न्यायिक सेवा से जुड़े हुए अधिकारियों की एकता, परस्पर सहयोग और व्यावसायिक दक्षता का भी एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करने में सफल होंगे। इस विश्वास के साथ मैं इस अवसर पर आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि देश का सबसे बड़ा और दुनिया का किसी भी राज्य से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा उच्च न्यायालय हमारे प्रदेश में स्थित है। आज यहां प्रदेश के हमारे मुख्य न्यायाधीश जी का भी और प्रदेश के हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय और लखनऊ उच्च न्यायालय के हमारे वरिष्ठ जो न्यायाधीश हैं, उनके अलावा हमारे तमाम अन्य
न्यायमूर्ति गणों का हमें यहां सानिध्य प्राप्त हो रहा है। ये मेरे लिए और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी राज्य के लिए उसके परसेप्शन को वहां के जनमानस में विश्वास के रूप में प्रस्तुत करने के लिए देश और दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए न्यायपालिका की एक बड़ी भूमिका होती है। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव के अवसर पर एक विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा था। विकसित भारत कैसा होगा, इसकी शुरुआत हमें अपनी इकाई से प्रारंभ करना होगा। हम राज्य में कार्य कर रहे हैं तो विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश, हम लोग जनपद में कार्य कर रहे हैं तो विकसित उत्तर प्रदेश का विकसित जनपद, हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन क्षेत्रों में केवल विकास की इकाई आर्थिक क्षेत्र में नहीं, बल्कि समग्रता को लेकर के जब चलेगी तो वह समग्रता सबकी खुशहाली का कारण बनेगा, सबकी समृद्धि का कारण बनेगा। और उसका रास्ता प्रारंभ होता है एक सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था से। न्याय सुगम भी हो और त्वरित भी हो। सुशासन के लक्ष्य को अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें न्याय को उतना ही सुगम और उतना ही त्वरित भी बनाना पड़ेगा। और इस दिशा में जो प्रयास हुए हैं, मैं यहां पे न्यायिक सेवा संघ के अध्यक्ष जी का उनका वक्तव्य सुन रहा था, देख रहा था कि कैसे गत एक वर्ष में, यानी वर्ष 2024 में अगर हम देखते हैं तो हमारे जनपद और ट्रायल कोर्ट्स में 72 लाख मामलों का निस्तारण हुआ है। यानी 72 लाख एक बड़ी संख्या है, लेकिन आज भी हमारे सामने चैलेंज है कि 1,15,00,000 से अधिक मामले हमारे पास लंबित पड़े हुए हैं। जितने नए मामले आए थे उससे ज्यादा मामलों को हम लोगों ने समाधान किया, और उसका परिणाम प्रदेश के अंदर भी आप सबको देखने को मिल रहा होगा। हमारी स्पीड जितनी तेज होगी, हम आम जन के मन में उतना ही दृढ़ विश्वास बनाने में सफल होंगे। और उन सभी बातों को ध्यान में रख करके ही सरकार ने भी इस बात को सुनिश्चित किया है कि हम भी उस दिशा में न्यायिक व्यवस्था को और भी सुदृढ़ बनाने के लिए, न्याय को और भी सुगम और त्वरित बनाने में राज्य सरकार भी अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। मैं अभिनंदन करूंगा आप सबका इस बात को लेकर के कि नए भारत में न्यायिक प्रणाली कैसे होनी चाहिए। उस दृष्टि से 3 नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए। और प्रारंभ में जो आशंका थी कि ये 3 नए कानून लागू होने, इसको आगे बढ़ने में कठिनाई होगी, समझने में दिक्कतें होंगी, लेकिन न्यायिक अधिकारियों ने जितनी तत्परता के साथ इसे लागू किया और आज आम जनमानस के बीच में, यानी 1 वर्ष के अंदर ही यह साबित हो गया कि 3 नए कानून अब दंड पर आधारित नहीं बल्कि न्याय की सुदृढ़ व्यवस्था पर भारत की न्यायपालिका की नींव को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। यह हमारी न्यायिक प्रणाली और भारत के लोकतंत्र की एक मजबूत इमारत को आगे बढ़ाने में
एक मील के पत्थर साबित होने जा रहे हैं। यह हमने पिछले 1 वर्ष के अंदर फिर से इस बात को महसूस किया है। आज के इस अवसर पर जब हम यहां पर इस सम्मेलन में यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं जरूर इस बारे में ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि मेरा यह मानना है सुशासन के लक्ष्य को हम लोग न्यायपालिका के द्वारा किए जाने वाले कार्यों और एक आम जनमानस को जितनी भी समय पे सस्ती और सुगम न्याय उपलब्ध हो सकता है, वह हमारे सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और विकसित भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करने वाला है। और इस दृष्टि से हम लोग प्रारंभ से इस बारे में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते रहे हैं और इसमें सरकार ने हर स्तर पर प्रयास भी किया है। 2024-25 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माननीय न्यायमूर्ति गणों के लिए प्रयागराज में आवास के निर्माण के लिए 62 करोड़ 41 लाख रुपए की हम लोगों ने प्रशासनिक और वित्तीय सहायता स्वीकृति दी है। इसी प्रकार से लखनऊ बेंच के भी माननीय न्यायमूर्ति गणों के लिए आवासीय सुविधा के लिए 117 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति हम लोग पहले ही उपलब्ध करवा चुके हैं। उच्च न्यायालय लखनऊ के यहां के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी 99 करोड़ रुपए की आवास निर्माण की सहायता हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पहले ही उसको जारी कर चुके हैं। और प्रयागराज में भी माननीय उच्च न्यायालय के अधिकारियों के लिए 896 आवास भवनों के निर्माण के लिए भी हम लोगों ने प्रदेश सरकार की ओर से एक सैद्धांतिक स्वीकृति पहले ही जारी कर दी है। वादकारी खंड के निर्माण के लिए 112 करोड़ 6 लाख रुपए, इसके प्रस्ताव को भी हम लोग सैद्धांतिक रूप से आगे बढ़ा चुके हैं। और प्रयागराज में उच्च न्यायालय इलाहाबाद के हेरिटेज भवन के रखरखाव के लिए भी 44 करोड़ 91 लाख रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार पहले ही जारी कर चुकी है, जिसके बारे में भी हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय ने ध्यान आकर्षित किया है। न्यायालय के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में, और इसके बारे में हम लोग प्रदेश सरकार ने एक नई व्यवस्था आगे बढ़ाई है जो इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स की है, जिसमें जो एक नई संकल्पना है, जिसमें जनपद न्यायालय, मोटर एक्सीडेंट से जुड़े हुए जो भी हमारे इस प्रकार के ट्रिब्यूनल हैं, परिवार न्यायालय हैं, हमारे कॉमर्शियल कोर्ट्स हैं और लैंड एक्विजिशन से जुड़े हुए कोर्ट्स हैं, इनसे जुड़े हुए इन सब के लिए भी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, इन सभी को एक हम लोग इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स उपलब्ध करा सकें। इसके लिए 10 जनपदों में हम लोगों ने इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति दी है, जिसमें से 6 जनपदों के लिए हम लोगों ने 1645 करोड़ रुपए की राशि जारी भी कर दी है, जिस पर बहुत शीघ्र एक नए यानी न्यू मॉडल के इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हमें वहां उपलब्ध होंगे। इसके अलावा महिलाओं के प्रति अपराध और राज्य सरकार की उसके प्रति गंभीरता को ध्यान में रख करके हम लोगों ने पास्को कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट और अन्य न्यायालयों की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए 381 न्यायालयों के गठन को भी अब तक हम लोग पूरा कर चुके हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जो कोर्ट रूम एवं आवासीय निर्माण के लिए भी धनराशि समय समय पर जारी की जाती है, वह 2023-24 में 148 करोड़, 2024-25 में 239 करोड़, 2025-26 में अब तक 75 करोड़ से अधिक की धनराशि राज्य सरकार जारी कर चुकी है। जनपदीय न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरा और अन्य सुरक्षा उपकरणों के लिए 92 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति पहले ही जारी की जा चुकी है।
फायर फाइटिंग आदि की स्थापना के लिए 59 जनपदों के लिए अब तक 19 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भी अवमुक्त की जा चुकी है। तो यहां पर हमारे न्यायिक संघ के प्रदेश के अध्यक्ष जी ने कहा था कि द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग को उत्तर प्रदेश ने पूर्ण रूप से लागू कर दिया है और देश के उन राज्यों में है जिन्होंने पहले लागू करने वाले अग्रणी राज्यों में से उत्तर प्रदेश है, जिसमें न्यायिक अधिकारियों के वेतन भत्तों के एरियर के भुगतान हेतु 1092 करोड़ 37 लाख रुपए के अधिक की राशि को भी राज्य सरकार ने अपनी स्वीकृति दी है। उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पे न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान है, इसमें 400 बेडेड न्यायिक अधिकारियों की हॉस्टल के निर्माण के लिए भी 54 करोड़ 28 लाख रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृति की जा चुकी है और परियोजना लगभग पूर्ण हो चुकी है। न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान में 14 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से एक अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी वहां पर निर्मित किया जा चुका है, कराया जा रहा है। इसके अलावा संस्थान में वहां पर अत्याधुनिक लेक्चरर हॉल, प्रशासनिक भवन, प्रशिक्षण ब्लॉक और कंप्यूटर लैब के लिए भी 8 करोड़ 77 लाख रुपए स्वीकृति किए गए हैं। ऑडिटोरियम के लिए 2 करोड़ 36 लाख रुपए और संस्थान परिसर के लिए उस पूरे परिसर के अधिकारियों के आवास की सुविधा, उनकी मरम्मत आदि के लिए भी 1 करोड़ 68 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। प्रदेश के अंदर संस्थान और अन्य उससे जुड़े हुए जो संगठन है, संस्थाएं हैं, उनके रखरखाव के लिए अब तक 81 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। प्रदेश में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के भी नवीन कार्यालय के लिए 22 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि से यह निर्मित किया गया है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज के निर्माण के लिए भी 387 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इसे उपलब्ध करवाई गई है, जिस पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा प्रदेश में 110 ग्राम न्यायालय क्रियाशील किए जा चुके हैं और अन्य जगह जहां से भी हमें प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं उसे प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। आने वाले समय में प्रदेश के अंदर न्यायालयों में हम लोग आधुनिक तकनीक का उपयोग कर सकें, वाद प्रबंधन से संबंधित डाटाबेस विश्लेषण और एआई का उपयोग भी हमारे न्यायालयों में हो सके, न्यायिक व्यवस्था के कार्यों को उससे हम और उन्नत बना सकें। राज्य सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। न्यायिक व्यवस्था में डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ ही इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंतर्गत ई कोर्ट्स, ई पुलिसिंग, ई प्रिजन, ई प्रोसिक्यूशन और ई फॉरेंसिक के इंटीग्रेशन के लिए भी प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश के अंदर लिटिगेशन टाइम को कम किया जा सके, इस दिशा में राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ न्यायपालिका के साथ मिलकर के हर प्रकार का सहयोग करने को तैयार है। मेरे सामने न्यायिक अधिकारियों से जुड़े हुए कुछ समस्याओं को भी उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ ने यहाँ पर अपनी बातें रखी थी और स्वाभाविक रूप से उसमें से बहुत सारी बातें ऐसे लग रही थी जैसे कि ये बहुत पहले होना चाहिए था। 2018 में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए जो उनका कल्याण कोष था, उसका एक कॉर्पस फंड हम लोगों ने उस समय तैयार किया था 10 करोड़ का। स्वाभाविक रूप से समय के साथ हम आगे बढ़ेंगे, सुरक्षा और हर प्रकार से उन्हें न्यायिक सेवा संघ के माध्यम से भी सहयोग किया जा सके,
इसके लिए हम प्रदेश सरकार की तरफ से 50 करोड़ रुपए की एक कॉर्पस फंड उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ को उपलब्ध करवाने की यहां पर आज मैं बड़ी विनम्रता के साथ घोषणा करता हूं। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर जनपद न्यायालयों में जो न्यायालय के अंदर जो इतनी पेंडिंग्स हैं, 1,15,00,000 से अधिक मामले अभी भी लंबित पड़े हुए हैं। यद्यपि एक वर्ष में जितने मामलों का डिस्पोजल हुआ है वह एक काफी अच्छी संख्या है, बड़ी संख्या है। एवरेज दिखता है कि एक न्यायिक अधिकारी एक दिन में, जो हमारे न्यायिक सेवा संघ के अधिकारी बोल रहे थे, तो उसमें एवरेज ऐसे आ रहा था कि अगर उनकी छुट्टियों को भी हम काट दें, माने छुट्टी के दिन भी काम कर रहे हैं, तो भी 10 मामलों का उन्होंने डिस्पोजल किया है एक दिन में एक अधिकारी ने। न्यायिक अधिकारी सेवा संघ के द्वारा जो यहां पर जनपदीय न्यायालयों में जो डिपोजिशन राइटर के बारे में मांग की गई है, ये संख्या काफी बड़ी है, लेकिन हम लोग इन्हें आउटसोर्स से इसमें सैद्धांतिक सहमति दे रहे हैं। इस बारे में एक बार ये लोग अपने ठोस प्रपोजल हमारे पास आता है तो हम इसको भी और मजबूती से आगे बढ़ाएंगे, जिससे न्यायिक कार्यों को और तेजी के साथ हम आगे बढ़ा सकें। एक मामला जो हमारे सामने आया है, और स्वाभाविक रूप से सबकी इच्छा भी होगी कि सभागार में बैठ कर के लोग बड़े आनंद के साथ इस कार्यक्रम को सुन भी रहे हैं और आनंद भी ले रहे हैं, क्योंकि हॉल एयर कंडीशनड है। वैसे भी न्यायिक पीठ पर बैठा हुआ न्यायिक अधिकारी बड़ी कूलिंग उसमें रहे तो मुझे लगता है कि न्याय उतना ही अच्छा हो सकता है। जब न्यायिक सेवा संघ के अधिकारी मेरे पास आए थे तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैं एक जनपद न्यायाधीश के चेंबर में मुझे एक दिन किसी बहाने जाने का अवसर मिला था, तो मैंने देखा बड़ी गर्मी है वहां पे, और गर्मी तो यानी प्रकृति के द्वारा प्रदत्त गर्मी तो थी ही, अधिवक्ताओं की गर्मी और भी उसको बढ़ा दे रही थी। इन लोगों के आने के पहले मैंने स्वयं भी मुख्य सचिव के साथ और अधिकारियों के साथ बात की। मैंने कहा भी ये डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ भी जो है एसी नहीं लगा है, उनके पास भी वो बिना एसी के हैं। उन्होंने कहा नहीं कुछ में लगा होगा। तो हमने कहा भाई एक प्रस्ताव लाइए, कम से कम उनके यहाँ तो लग जाए एसी। और आज मैं इस बात की घोषणा करूंगा कि उन सबको वातानुकूलित करने के लिए प्रदेश सरकार पूरा सहयोग करेगी, जिससे अच्छी सुविधा वहां पर होगी, तो उसको हम और अच्छी व्यवस्था के साथ आगे बढ़ाएंगे। और एक अन्य बात जो है वह है कि सुरक्षा से संबंधित भी एक मामला सामने रखा है। मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार इस मामले में आपसे उचित प्रस्ताव लेकर के और प्रत्येक जनपद स्तर पर इस मामले को भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाएगी। मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ से जुड़े हुए आज के इस अधिवेशन में आप सबका यहाँ पर खासतौर पर अपने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय का, अपने इलाहाबाद उच्च न्यायालय और लखनऊ उच्च न्यायालय के हमारे वरिष्ठ न्यायाधीश महोदयों का, अन्य सम्मानित न्यायमूर्तियों का, रिटायर्ड न्यायमूर्तियों का और आप सभी न्यायिक सेवा से जुड़े हुए प्रदेश भर के सभी न्यायिक अधिकारियों का लखनऊ आगमन पर हृदय से मैं आपका स्वागत करता हूं। आपके इस अधिवेशन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप प्रदेश भर के अंदर न्यायिक क्षेत्र की इन चुनौतियों के साथ साथ उसके समाधान का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।